नेक्स्ट टॉपिक है रेंज ऑफ हियरिंग। और इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कितने तेज आवाज़ों को सुन सकता है या फिर कितने धीरे आवाज़ों को सुन सकता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और टॉपिक का नाम है आपका रेंज ऑफ हियरिंग। टॉपिक के नाम से मालूम चल रहा है आपको कि आखिर हम लोग सुन सकते हैं लेकिन कितने दूर, यानी कि कितने तेज आवाज़ और कितने धीरे के आवाज़ों को हम लोग सुन पाते हैं, वही हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं कि ऑडिबल साउंड क्या होता है। बहुत सिंपल है, दिस साउंड विच वी आर एबल टू हियर इज कॉल्ड ऑडिबल साउंड। यानी कि जिस साउंड को हम लोग आराम से सुन पाते हैं, हमारा ब्रेन उसको समझ पाता है, उसी को हम लोग कहते हैं ऑडिबल साउंड। ठीक है, आगे द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। याद रखेगा इस बात को। और ये बताइए हर्ट्ज हमारा किसका SI यूनिट था? फ्रीक्वेंसी का। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का भी बात करेंगे। तो इसका मतलब हो गया कि एक ह्यूमन बीइंग जो कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जिनको कोई बीमारी नहीं है सुनने का, यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के आवाज़ों को सुन सकता है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में और बात करें तो 1 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है बताइए? 1 ऑक्सीलेशन पर सेकेंड। सिंपल सी बात है, यानी कि 1 सेकेंड में यदि एक बार ऑक्सीलेशन हो रहा है, यानी कि एक बार वाइब्रेट कर रहा है, तो बेसिकली हमारा वही कहलाता था 1 हर्ट्ज। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के आवाज़ों को सुन सकता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, इट मीन्स अ ह्यूमन ईयर कैनॉट हियर साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 हर्ट्ज एंड मोर देन 20,000 हर्ट्ज। जब हमारा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ों को ही सुन सकता है, तो क्या 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज़ों को सुन पाएंगे हम लोग? कभी नहीं। उसी प्रकार से क्या 20,000 से ऊपर जो रहेगा उसको भी सुन पाएंगे? क्या नहीं सुन पाएंगे। हाँ, दिमाग फट जाएगा पूरा, एकदम पूरा, मतलब हम लोग ना पूरा पागल हो जाएंगे ऐसा हो जाएगा। तो कहने का मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के आवाज़ों को ही हम लोग केवल सुन सकते हैं, उससे नीचे नहीं, 20 से नीचे नहीं और 20,000 से ऊपर नहीं। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। आगे, द ह्यूमन ईयर कैन हियर साउंड्स हैविंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो अल्टीमेटली घुमा फिरा के हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ों को ही केवल सुन सकता है। सिंपल। ठीक है, आगे, लेकिन पता है यहाँ पे ना कुछ अलग केस है बच्चों के साथ, कुछ जानवरों के साथ, वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 एंड सम एनिमल्स लाइक डॉग्स कैन हियर अप टू 25 किलो हर्ट्ज। हर्ट्ज के आगे के लग गया तो समझ जाएगा ये बात कर रहा है किलो हर्ट्ज का। और किलो हर्ट्ज का मतलब सिंपल सा है कि 1 किलो हर्ट्ज में कितने हर्ट्ज? 1000। तो यहाँ पे 25 किलो हर्ट्ज है, तो 1 किलो हर्ट्ज में 1000 हर्ट्ज, तो 25 किलो हर्ट्ज में कितने हो गए? 25,000 हर्ट्ज। तो सोचो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग केवल और केवल 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ों को ही सुन सकता है, लेकिन वो बच्चा जो कि 5 साल से कम उम्र का होता है, और कुछ डॉग्स, हमारे कुछ नहीं बल्कि सारे डॉग्स, सोचो वो 25,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ों को सुन सकता है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि उनका कान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। इसका ना एग्जांपल आपको देते हैं। कई बार जब बच्चा ना बहुत छोटा होता है, 3 साल, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल का होता है, तो बहुत तेज़ आवाज़ जब होता है ना तो अचानक उसको सुनकर डर जाता है। ये हरकत कई बार बच्चों में देखा गया है, साइंटिफिकली ये प्रूवन है। मतलब कि कई बार क्या होता है ना कि जो आवाज़ बहुत तेज़ होता है उसका वो ना आवाज़ हम लोग तो सुन नहीं पाते हैं, हम लोग उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो बच्चा होता है उसके कानों तक वो आवाज़ जाता है और वो तुरंत एक तरीके से हलचल करने लगता है। उसी प्रकार से डॉग है आपका, तो डॉग हो गया, और वो बच्चे जिनका उम्र 5 साल से भी फिलहाल कम है, वो 25,000 हर्ट्ज तक के आवाज़ों को सुन सकता है। इनके अंदर स्पेशल पावर है। लेकिन वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होगा तो वो 20 हर्ट्ज तक आ जाएगा, सॉरी 20,000 हर्ट्ज तक आ जाएगा। सिंपल। ठीक है, आगे, इट मीन्स चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 एंड डॉग्स कैन हियर अप टू 25,000 हर्ट्ज। सोचो, इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डॉग और वो बच्चे जिनका उम्र 5 साल से कम है वो 25,000 तक के हर्ट्ज को सुन सकता है। ये उनमें स्पेशल पावर है, गॉड गिफ्टेड आप कह सकते हैं। आगे, एज पीपल ग्रो ओल्डर देयर ईयर्स बिकम लेस सेंसिटिव टू हायर फ्रीक्वेंसीज। वही बात है, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं
हमारा जो फ्रीक्वेंसी है सुनने का वो धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो इस एक तरीके से जो नॉर्मल ह्यूमन बींग होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, लेकिन जो थोड़ा सा और बूढ़े लोग होते हैं उनमें थोड़ा सा और घट जाता है। इसीलिए कई बूढ़े लोगों में ऐसा देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा तेज़ आवाज़ भी नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि कान उनका काम नहीं कर रहा होता है, लेट सेंसिटिव हो गया वो, ठीक है। लेकिन सबसे पावरफुल कब रहता है? बचपन में। बचपन में जैसे जैसे उम्र बढ़ता है हमारा वैसे वैसे सुनने का जो क्षमता है वो भी घटता रहता है, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं। अब 2 प्रकार का साउंड हमारे पास होता है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड बोलो या इंफ्रासाउंड बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। तो कई बार किसी किसी बुक में इंफ्रासोनिक साउंड बोलेगा या फिर इंफ्रासाउंड बोलेगा, दोनों का मतलब सेम होता है। तो इसका देख लेते हैं क्या होता है। द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड और इंफ्रासाउंड। सिंपल, यानी कि जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होता है उसी को हम लोग कह देते हैं इंफ्रासोनिक साउंड या फिर इंफ्रासाउंड। जो अच्छा लगे आपको आप वो बोल लीजिए। आगे 10 इंफ्रासोनिक साउंड्स आर वेरी लो फ्रीक्वेंसी साउंड। तो जब पता चल रहा है हमको कि 20 हर्ट्ज से कम वाले को हम लोग क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक या फिर इंफ्रासाउंड। तो बताओ इसका फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? बहुत कम होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा गया था कि 10 इंफ्रासोनिक साउंड्स आर वेरी लो फ्रीक्वेंसी साउंड, तो बहुत साउंड इसका फ्रीक्वेंसी कम होता है। इंफ्रासोनिक साउंड्स कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। क्या हम ह्यूमन बींग, नॉर्मल ह्यूमन बींग, क्या वो सुन पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारा सुनने का क्षमता तो 20 से 20,000 है। सिंपल, यहाँ पे बच्चों का बात नहीं कर रहे हैं, वो तो थोड़ा सा अलग केस हो गया। तो हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड को सुन नहीं पाते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच वाइब्रेट वेरी स्लोली। अब सवाल है कि सर इतना कम आवाज़ कौन प्रोड्यूस करता है? इतना कम आवाज़ वो प्रोड्यूस करेगा जो कि धीरे धीरे वाइब्रेट करता है, बहुत धीरे। एग्जाम्पल अभी आपको देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ वाइब्रेटिंग पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम प्रोड्यूसेस इंफ्रासोनिक साउंड। पेंडुलम ना, इसका एग्जाम्पल देते हैं। हालांकि पेंडुलम का तो अब बहुत बड़ा डेफिनेशन होता है, लेकिन इसका सबसे अच्छा डेफिनेशन आपको हम दें। आपने कई बार दीवार वाला घड़ी देखा होगा, और दीवार वाले घड़ी में ना एक लटका हुआ रहता है, वो आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करता रहता है। वो आवाज़ प्रोड्यूस करता है, लेकिन इतना धीरे करता है कि उसको सुन ही नहीं पाते हम लोग। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि हमारा रेंज ही नहीं है सुनने का भाई। वो 20 हर्ट्ज से कम होता है, लेकिन 20 से लेकर 20,000 के बीच में रहता है तो आराम से सुन लेते हैं। तो ये हमारा इतना धीरे धीरे वाइब्रेट करता है, इतना धीरे, देखो वो कितना धीरे धीरे चलता है ना, इतना धीरे धीरे चलता है कि उसको हम लोग आराम से देख लेते हैं। इतना धीरे स्लो वाइब्रेट करता है कि वो इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है और हमारा कान उसको सुन भी नहीं पाता है। तो एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया? पेंडुलम। उसी को हम लोग कहते हैं पेंडुलम, जो आगे पीछे करता रहता है। उसी प्रकार से कुछ और एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे राइनोसोरस हो गया। राइनोसोरस कम्युनिकेट विथ वन अनदर बाय यूजिंग इंफ्रासोनिक साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज एज लो एज 5 हर्ट्ज। सोचो ये तो 5 हर्ट्ज से भी कम प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो राइनोसोरस होता है, गंडा, मोटा मोटा गंडा जो होता है, चिड़ियाघर में आप देखे होंगे, तो ये तो यानी कि एक राइनोसोरस दूसरे से जो बात करते हैं बहुत धीरे, मतलब कि दोनों खड़ा रहेगा, आपको लगेगा कि नॉर्मली खड़ा तो है, इसमें क्या बात है, लेकिन दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहा होता है, बेसिकली बात कर रहा होता है, और इतना धीरे बात करता है कि किसी को सुनाई नहीं पड़ता। वो चोरी छुप के बात करता है एक तरीके से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वेल्स एंड एलिफेंट्स ऑल्सो प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड। वेल हो गया, एलिफेंट हो गया, ये भी इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इतना धीरे से बात करेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा, और भाई उसका बात हम लोग कैसे सुन पाएंगे? समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। आगे, it is observed that some animals get disturbed before earthquakes because earthquakes produce low frequency infrasonic sound before the main shock waves begin, which alert the animals। अच्छा, इस जैसे देखो, इस ये ना साइंटिफिकली प्रूवन है, मतलब जब भूकंप आता है तो भूकंप का अनुभव हम लोगों को पहले पता नहीं चलता, लेकिन भूकंप आने वाला है इससे पहले ही कुछ पक्षी, कुत्ता, मतलब कुछ ऐसे जानवरों को ना पहले ही अनुभव हो जाता है कि हाँ धरती हिलने वाला है, भूकंप आने वाला है। इसीलिए अर्थक्वेक के समय में डॉगी ना जोर जोर से भौंकने लग जाते हैं। हमको लगता है कि अरे भाई ये क्यों भौंक रहा है, लेकिन पता चलता है कि बाद में 2-3 सेकंड के बाद पता चलता है कि धरती हिल रहा है। तो कहने का मतलब धरती जो हिलता है वो इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है, और वो इतना स्लो होता है कि हम लोग उसको सुन ही नहीं पाते हैं। यदि सुन लेते हैं तो आराम से पहले समझ जाते हैं, हम लोग घर से बाहर निकल जाते हैं बचने के लिए, लेकिन हम लोग नहीं सुन पाते हैं। जानवर उसको समझ लेता है, सब जानवर नहीं, डॉगी
उसको समझ लेता है, सुन लेता है, जिसके वजह से वो भौंकने लग जाता है। यानी कि एक तरीके से वो अलर्ट कर देता है सबको कि भैया भूकंप आने वाला है, सावधान हो जाओ। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं, फिर भी हमको लगता है कि चलो किसी और कारण से भौंक रहा होगा। तो बेसिकली इंफ्रासोनिक साउंड जो है वो कुत्ता समझ लेता है। ठीक है, आगे तो वो क्या करता है, बेसिकली अलर्ट हो जाता है। आगे ये हो गया हमारा इंफ्रासोनिक साउंड, या फिर आप इसको इंफ्रासाउंड भी बोल सकते हैं। एक साउंड हमारे पास और है, वो है अल्ट्रासोनिक या फिर अल्ट्रासाउंड। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। दिस साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासाउंड। तो जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है उसी को हम लोग कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड या फिर अल्ट्रासाउंड, इसी को हम लोग कहते हैं। 10 अल्ट्रासोनिक साउंड्स आर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स। तो ये जो साउंड है इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बहुत हाई होता है। अल्ट्रासोनिक साउंड्स कैन नॉट बी हियर्ड बाय ह्यूमन बींग्स। देखो हम ह्यूमन बींग्स ना इंफ्रासोनिक सुन सकते हैं ना अल्ट्रासाउंड सुन सकते हैं, कुछ नहीं सुन सकते हम लोग। बस हम लोग 20 से 20,000 के बीच को ही सुन पाते हैं। कहने का मतलब ना ही हम लोग इंफ्रासोनिक सुन पाएंगे ना ही अल्ट्रासोनिक सुन पाएंगे। क्यों भाई, क्योंकि इंफ्रासोनिक 20 से कम होता है और अल्ट्रासोनिक 20,000 से ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग सुन नहीं पाते हैं। ठीक है, आगे तो दोनों आवाज़ों में से हम लोग कोई आवाज़ नहीं सुन पाते हैं, वही बात यहाँ पे कहा गया था। उसके बाद है अल्ट्रासोनिक साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय डॉल्फिन्स, बैट्स, मंकीज एंड लियोपर्ड। तो ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और ये इतना तगड़ा होता है कि इसको हम लोग आराम से सुन भी नहीं पाते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड है भाई, 20,000 से ज़्यादा होता है। तो क्या हम लोग इसको सुन पाएंगे? नहीं। यदि सुनने लग गए ना तो पक्का पागल हो जाएंगे, एकदम पक्का हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे जो आपने पढ़ा दो प्रकार का साउंड, एक अल्ट्रासोनिक और एक अल्ट्रासोनिक और एक इंफ्रासोनिक। इसमें ना हम लोगों को जो अल्ट्रासोनिक आपने पढ़ा, जिसको हम लोग अल्ट्रासाउंड कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ना है, जिसका टॉपिक का नाम होगा एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड। एप्लीकेशन का सिंपल सा मतलब होता है यूज, यानी कि अल्ट्रासाउंड का हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि आखिर अल्ट्रासाउंड का क्या एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब क्या यूज है, देखते हैं क्या यूज है। अल्ट्रासाउंड्स आर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स। पहला बात तो हमको समझ में आता है कि यदि अल्ट्रासाउंड है तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगा, वही बात में इसमें पहला कहा गया था। आगे ड्यू टू विच दे कैन पेनेट्रेट इनटू मैटर टू अ लार्ज एक्सटेंट, यानी कि ये इतना तगड़ा फ्रीक्वेंसी होता है कि किसी भी मैटर में, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जल्दी पेनिट्रेट कर देता है। पेनिट्रेट मतलब हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट में जल्दी छेद कर देगा। पेनिट्रेट करने का मतलब इसको ऐसे समझो। और अभी लाइव एग्जाम्पल, मतलब कि इसका एग्जाम्पल हम लोग अभी देखेंगे ना, जो एवरीडे लाइफ में हम लोग करते हैं, आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। मतलब ये हो गया कि ये इतना तगड़ा साउंड होता है कि सामने यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको पूरी तरीके से ये बर्बाद करके रख देगा। पेनिट्रेट का मतलब होता है छेद कर देना, और आगे भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत खतरनाक साउंड होता है। आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन इंडस्ट्रीज एंड इन हॉस्पिटल्स फॉर मेडिकल पर्पजेज। तो इतना तगड़ा साउंड होने की वजह से जो किसी भी ऑब्जेक्ट को छेद कर दे रहा है, अब इतना भाई तगड़ा साउंड है तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं, बेकार क्यों जाने दिया जाए। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं इंडस्ट्री में और हॉस्पिटल में करते हैं मेडिकल पर्पज़ के लिए। तो कुछ हमारे पास यहाँ पे यूज लिखे गए हैं। तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस, इसको हम लोग यूज भी कहते हैं, ऑफ अल्ट्रासाउंड और गिवन बिलो। तो कुछ यूज हमारे पास यहाँ पे हैं अल्ट्रासाउंड का, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो टोटल 5 यूज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से। पहला क्या है, पहला देखा जाए अल्ट्रासाउंड का यूज। अल्ट्रासाउंड इज यूज इन इंडस्ट्री टू क्लीन हार्ड टू रीच पार्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइक एज स्पाइरल ट्यूब्स, ऑड शेप्ड मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक्सेट्रा। देखो हमारे इंडस्ट्री में ना कुछ ऐसे मशीन होते हैं जहाँ पे आदमी पहुँच नहीं सकता, यानी कि कुछ ऐसे मशीन होते हैं जहाँ पे आदमी का हाथ पहुँच नहीं सकता उसको साफ़ करने के लिए। तो वहाँ पे उस पार्ट को हम लोग साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासाउंड का। अब सवाल है कि सर कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या ऐसे ही इस्तेमाल कर देते हैं? नहीं, इसके पीछे बहुत साइंटिफिक स्ट्रक्चर होता है, पूरा सेटअप तैयार किया जाता है, फिर जाके इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। आप चाहेंगे कि इसको घर में तैयार कर ले तो वो नहीं हो सकता, इसके लिए बहुत महंगा सामान आता है, इंस्ट्रूमेंट आते हैं, मशीन आते हैं। तो कहने का मतलब हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे मशीन होते हैं, मशीन पार्ट होते हैं, जहाँ पे यदि साफ़ करना हो तो हमारा हाथ वहाँ तक जा नहीं सकता,
तो वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड का। ठीक है, उसी प्रकार से ऑड शेप्ड मशीन हो गया, मतलब जो पुराने मशीन होते हैं जहाँ पे हमारा बस नहीं चल सकता, हमारा काम नहीं हो सकता हाथों से, तो हम लोग वहाँ पे अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हार्ड टू रीच का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे पहुँचा नहीं जा सकता, तो वहाँ पे हम लोग अल्ट्रासाउंड को पहुँचा के इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे, द ऑब्जेक्ट टू बी क्लीन्ड is placed in a cleaning solution and ultrasound waves are passed into the solution। तो इसमें करते क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई सामान है जो कि साफ़ करना है, जहाँ पे हमारा हाथ तो नहीं पहुँच पा रहा था लेकिन फिर भी हम उसको साफ़ करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, पहले हम लोग उसको एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, यानी कि पानी टाइप, उसमें कुछ कुछ लिक्विड हम लोग मिलाते हैं और उस लिक्विड में उस ऑब्जेक्ट को डाल देते हैं, और फिर उस ऑब्जेक्ट को डाल के उस लिक्विड में हम लोग क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करवाते हैं, यानी कि पास करवाते हैं, और फिर उसी अल्ट्रासाउंड से हमारा वो ऑब्जेक्ट साफ हो जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि पहले सॉल्यूशन तैयार करो, यानी कि लिक्विड तैयार करो, उसमें उस ऑब्जेक्ट को डाल दो और उसी लिक्विड में अल्ट्रासाउंड पास करवा दो। अब पास क्या, बाल्टी से, पाइप से नहीं, उसका पूरा सेटअप होता है, उसके हम लोग थ्रू करते हैं और फिर हमारा ऑब्जेक्ट साफ हो जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, आगे, ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, ग्रीस एंड डॉट गेट डिटैच्ड एंड ड्रॉप आउट। इतना तगड़ा साउंड प्रोड्यूस करता है कि वाइब्रेट करने के वजह से सारा डस्ट, धूल, पार्टिकल, ग्रीस व्रीस जो भी रहता है सब झड़ के नीचे गिर जाता है और आपका पूरा ऑब्जेक्ट साफ हो जाता है। ठीक है, आगे, दस द ऑब्जेक्ट गेट थ्रोली क्लीन, और इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है। तो पहला हमारा इस्तेमाल हो गया, तो पहला यूज आपने देख लिया अल्ट्रासाउंड का। दूसरा देखते हैं, सेकेंड हमारा क्या है, सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, अल्ट्रासाउंड इज यूज इन इंडस्ट्री फॉर डिटेक्टिंग क्रैक्स एंड होल्स इन मेटल ब्लॉक्स विदाउट डैमेजिंग दैम। कई बार क्या होता है ना, हम लोग अपने इंडस्ट्री में बहुत भारी भरकम मेटल का इस्तेमाल करते हैं, कई मतलब इसका मतलब ये हो गया कि कई बार हम लोग अपने इंडस्ट्री में भारी भरकम मेटल का इस्तेमाल करते हैं और हमको पता नहीं चलता कि मेटल में कहाँ पे छेद है या फिर मेटल में कहाँ पे क्रैक आ गया है, वो हम लोग अपने आंखों से पता नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसको पता करने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड का। और अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं तो उसको किसी प्रकार का डैमेज नहीं होता है, वो आराम से हमारा पता चल जाता है बेसिकली कि हाँ कहाँ पे क्रैक है, कहाँ पे होल है और कहाँ पे उसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। तो अल्ट्रासाउंड से कोई भी ख़राब असर हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है, बल्कि हमको ये पता चल जाता है कि उस मेटल में कहाँ पे क्रैक है और कहाँ पे होल है, ये हमको पता उसमें चल जाता है। लेकिन कैसे करते हैं देखेंगे अभी हम लोग। Metallic components are generally used in construction of big structures like buildings, bridges, machines, and also scientific equipment. The cracks or holes inside the metal blocks are invisible from outside, that reduces the strength of the structure। देखो, जब आप बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, मशीन बनाते हैं या फिर साइंटिफिक इक्विपमेंट जो कि हम लोग बेसिकली लैब में इस्तेमाल करते हैं, इतने बड़े बड़े मशीन जब आप बनाते हैं तो आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हो सकता है गलती से। अब वो मिस्टेक किस रूप में हो सकता है, इस रूप में हो सकता है कि जो मेटल आपने उसमें लगाया है उसमें थोड़ा सा क्रैक है, होल है। यदि जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत बड़ा ब्रिज बनाना है और उसमें जो आपने मेटल इस्तेमाल किया उसमें थोड़ा सा होल हो गया, तो सोचो एक समय में पूरा ब्रिज नीचे गिर सकता है, तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उस नुकसान को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ही अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके उस मेटल में ये पता कर लेते हैं कि कहीं पे होल तो नहीं है, कहीं पे क्रैक तो नहीं है। यदि पता चलता है कि हाँ होल है, क्रैक है, तो उसको बदल देते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे बहुत समस्या हो जाएगा ना फिर। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ों को जब बड़े लेवल पे इस्तेमाल करते हैं, खास करके मेटल का, तो वहाँ पे हम लोग हर मेटल को चेक करके इस्तेमाल करते हैं। और वो भी चेक कैसे करते हैं, अल्ट्रासाउंड से। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक आयरन का रड दे दिया जाए, बहुत लंबा सा रड दे दिया जाए और आपको बोले कि बताओ यहाँ पे क्रैक कहाँ पे है, तो आप बता पाओगे? भले इसमें क्रैक 100 जगह पर होगा लेकिन हमारा आँख उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अल्ट्रासाउंड के वजह से उस क्रैक का हम लोग पता कर लेते हैं और उसको हम लोग फिर बदल कर दूसरा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे उसके बाद यहाँ पे क्या, अच्छा बताइए, यदि मेटल के बीच में ब्लॉक रहेगा, क्रैक रहेगा, तो क्या उसका स्ट्रेंथ घटेगा कि नहीं घटेगा? ताकत उसका घट जाएगा और एक समय ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़ा डैमेज का सामना करना पड़े हम लोगों को। ठीक है, आगे, अल्ट्रासाउंड वेव्स आर अलाउड टू पास थ्रू द मेटल ब्लॉक एंड डिटेक्टर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट द ट्रांसमिटेड अल्ट्रासाउंड वेव्स। तो हम लोग इसमें करते क्या है, बेसिकली जो आपका मेटल ब्लॉक है, यानी कि जिसमें आप पता करना चाहते हैं कि इसमें कोई होल है कि नहीं, क्रैक है कि नहीं, उसमें हम लोग अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ते हैं
और उसके साथ हम लोग एक डिटेक्टर को अटैच कर देते हैं। मतलब कि एक कंप्यूटर का स्क्रीन होता है जहाँ पे हम लोग बैठ के देखते रहते हैं कि कहाँ पे क्रैक है और कहाँ पे क्रैक नहीं है। जहाँ पे क्रैक है वहाँ पे हम लोग पता कर लेते हैं, और जो क्रैक नहीं है तो बेस्ट है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक मेटल का ब्लॉक है, हमको पता करना है कि इसमें क्रैक है कि नहीं है, तो उसमें हम लोग पहले अल्ट्रासाउंड छोड़ते हैं और उससे हम लोग एक डिटेक्टर को अटैच कर देते हैं, जो कि हम लोग कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में बैठ के लगातार देखते रहते हैं और पता कर लेते हैं पूरा कि कहाँ पे क्रैक है, कहाँ पे होल है। ठीक है, इस तरीके से हमारा काम चलता रहता है। इफ देयर इज इवन अ स्मॉल डिफेक्ट, द अल्ट्रासाउंड वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड बैक, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ द डिफेक्ट। मान लीजिए कि कहीं पर डिफेक्ट उसको दिख गया, कहीं पे होल दिख गया या फिर कहीं पे क्रैक दिख गया, तो अल्ट्रासाउंड क्या हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा। और बाउंस बैक होने का मतलब है कि आपको एक तरीके से इंडिकेट कर रहा है कि हाँ भैया थोड़ा सा संभल जाओ, क्योंकि इसमें क्या है, डिफेक्ट है। तो इसमें बेसिकली हम लोग करते हैं कि एक बार पूरा प्रोसेस समझा देते हैं। जिस चीज़ में हमको पता करना हो कि इसमें डिफेक्ट है कि नहीं है, क्रैक है कि नहीं है, होल है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसमें अल्ट्रासाउंड छोड़ते हैं पहला। दूसरा, उसके साथ हम लोग एक डिटेक्टर को अटैच कर देते हैं और वो डिटेक्टर को हम लोग बेसिकली कंप्यूटर के स्क्रीन पे बैठकर मॉनिटर करते रहते हैं, देखते रहते हैं। अल्ट्रासाउंड गया, आगे जा रहा है, यदि कहीं पर उसको क्रैक दिख गया या फिर होल दिख गया, तो अल्ट्रासाउंड आगे बढ़ने के बजाय पीछे वापस आ जाएगा, बैक हो जाएगा, जो इस बात को इंडिकेट कर देगा स्क्रीन में, लैपटॉप के स्क्रीन पे, कि हाँ भैया थोड़ा सा संभल जाओ, क्योंकि इसमें क्या है, क्रैक है। इस तरीके से हम लोग पता कर लेते हैं कि हाँ इसमें वाकई में क्रैक है और इसको बदलने की ज़रूरत है। तो ये हमने दूसरा यूज इसका देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड यूज इसका क्या है, जरा देखा जाए। थर्ड, अल्ट्रासाउंड इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ द हार्ट। अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं अपने हार्ट के इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे हम लोगों को कई बार समस्या होता है हार्ट का, कई बार हम लोग हार्ट के समस्या से लड़ रहे होते हैं, कई बार बीमारी हो जाता है हम लोगों को, जैसे हार्ट अटैक जिसको होता है, उसको कैसे पता करते हैं कि इसके हार्ट में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, उस वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासाउंड का। ठीक है, तो यहाँ पे ना एक वर्ड इस्तेमाल होता है, इकोकार्डियोग्राफी। ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ द हार्ट। तो बेसिकली इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, डॉक्टर करते हैं, और डॉक्टर में भी कौन, स्पेशलिस्ट करते हैं। तो ये एक ऐसा टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग हार्ट का इमेज प्रोड्यूस करते हैं किसी स्क्रीन पर, और फिर उसका हम लोग जेरोक्स निकलवा लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सरे, है ना। यही हमारा होता है इकोकार्डियोग्राफी। अल्ट्रासाउंड वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट एंड फॉर्म द इमेज ऑफ द हार्ट। तो बेसिकली हम लोग करते क्या है, एक स्क्रीन पे लेट जाते हैं और हमारे हार्ट के ऊपर अल्ट्रासाउंड छोड़ा जाता है डॉक्टर के द्वारा, और वो अल्ट्रासाउंड हमारा क्या करता है, हार्ट का एक इमेज बनाता है एक स्क्रीन पर, और फिर एक्सरे के रूप में हम लोग उसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर ऐसे उठा के देखते हैं कि हाँ यही हमारा हार्ट का इमेज है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये होता है। तो इकोकार्डियोग्राफी का मतलब क्या हो गया, एक टेक्निक जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हार्ट का इमेज बनाते हैं, और यहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे फोर्थ नंबर में आ जाइए। अल्ट्रासाउंड इज यूज टू इन्वेस्टिगेट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी लाइक लीवर, गॉल ब्लैडर। अच्छा, यहाँ पे गॉल ब्लैडर दोनों एक साथ होगा, यहाँ पे कॉमा मत दीजिएगा, गॉल ब्लैडर एक ही होता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, किडनीज, यूट्रस एक्सेट्रा। तो ये जो हमारे बॉडी पार्ट हैं, बेसिकली जो हमारे ऑर्गन है, इसको आइडेंटिफाई करना, यानी कि बेसिकली कहने का मतलब है कि ये कहाँ पे हमारे बॉडी में है, इसमें पता लगाना कि क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासाउंड का ही। मतलब ये हो गया कि आपके बॉडी के अंदर जो भी ऊर्जा पुर्जा पार्ट है, सबका हिसाब लगाया जा सकता है अल्ट्रासाउंड से, कि कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ पे है, उसका इमेज कैसा है। ठीक है, ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासाउंड के मदद से। ठीक है, आगे। अच्छा, इसमें एक टर्म आपको और मिलेगा, अल्ट्रासोनोग्राफी। ये क्या होता है, देखिए, इट इज अ टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग इमेजेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी लाइक लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, किडनी, यूट्रस एक्सेट्रा बाय यूजिंग इकोज ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स। यानी कि यदि हम लोग अल्ट्रासाउंड वेव का इस्तेमाल करके अपने बॉडी के ऑर्गन्स का फोटो बना लेते हैं स्क्रीन पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। याद रखिएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी में कहीं पर भी हार्ट का जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि हार्ट के लिए टेक्निक एक अलग है, उसको हम लोग कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी। और अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या कहीं पे हार्ट का जिक्र हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि हार्ट का केस अलग होता है, और ये सब नॉर्मल जो ऑर्गन हमारा है इसका अलग होता है, इसको हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी से पता कर लेते हैं। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी इज ऑल्सो यूज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द fetus ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स एंड ग्रोथ एबनॉर्मैलिटीज। अच्छा, जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती हैं तो उसका जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, यूट्रस बोलो आप फोइटस में बोलो, तो जनरली डॉक्टर बोलते हैं कि अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो रहा है कि हाँ, पूरा दिख जाता है उसको कि बच्चा किस तरीके से डेवलप कर रहा है, किस तरीके से वो ग्रो कर रहा है। अल्ट्रासाउंड से पूरा ये पता चल जाता है और उसका बेसिकली फ़ोटो भी हमारे पास निकल जाता है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी इतना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है। सोचो, जो हमारे बॉडी के अंदर है वो हमको एक तरीके से फ़ोटो के रूप में दिख जा रहा है, तो इससे बढ़िया टेक्नोलॉजी हमको और क्या चाहिए। बहुत बेहतरीन है भाई। तो बेसिकली हम लोग अल्ट्रासाउंड इसके लिए भी पता करते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है बॉडी के अंदर। आगे, अल्ट्रासाउंड स्कैनर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच यूजेज अल्ट्रासाउंड वेव्स फॉर गेटिंग इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी कि हमारे पास ना एक स्कैनर होता है बेसिकली, जो कि हमारे बॉडी को स्कैन कर लेता है पूरी तरीके से, उसको हम लोग कहते हैं अल्ट्रासाउंड स्कैनर। और यही स्कैनर के वजह से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स का इमेज हमको बन पाता है, हमको दिख पाता है। ठीक है, आगे, इट हेल्प्स द डॉक्टर टू डिटेक्ट एबनॉर्मैलिटीज लाइक स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर एंड किडनी और ट्यूमर्स इन डिफरेंट ऑर्गन्स। तो बेसिकली अल्ट्रासाउंड स्कैनर ही हमको बताता है कि कहाँ पे बॉडी पार्ट में कौन सा डिफेक्ट है। जैसे मान लीजिए कई बार हम लोग कहते हैं ना कि गॉल ब्लैडर में किडनी, मतलब किडनी में स्टोन हो गया, बेसिकली हम लोग कहते हैं कई बार। तो ये जो किडनी में स्टोन हुआ, ये कौन पता किया? डॉक्टर अपने हाथ से पता किया क्या? डॉक्टर अपने हाथ से कभी नहीं करता, वो इस्तेमाल करता है अल्ट्रासाउंड स्कैनर का। पूरी तरीके से हमारे बॉडी को स्कैन कर लेता है, जहाँ पे उसको एबनॉर्मलिटी दिखता है, यानी कि डिफेक्ट दिखता है, वो तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ भैया यहीं पे दिक्कत है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा ऑर्गन का जायजा निकल जाता है और हमारे बॉडी का स्कैन भी हो जाता है। ठीक है, आगे, अच्छा, जैसे हम लोगों का हड्डी उड्डी टूटता है, पैर वड़ हाथ वड़ टूटता है, तो हम लोग क्या करवाते हैं? एक्सरे करवाते हैं। और एक्सरे नहीं है वो, जनरली हम लोग अल्ट्रासाउंड करवा रहे होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में कहाँ पे क्रैक आया है वो पता कर देता है आराम से। और पता करने के बाद फोटो निकाल देता है भाई, और फोटो निकाल के हम लोग इसे उठा के देखते हैं कि हाँ यहाँ पे टूटा हुआ है ना। ये सब अल्ट्रासाउंड का ही सब हमारा लेन देन है। ठीक है, आगे, दीज इमेजेस आर देन डिस्प्लेड ऑन अ मॉनिटर और प्रिंटेड ऑन अ फिल्म। फिल्म का मतलब एक रील पे, बेसिकली जो आपका प्लास्टिक वाला होता है, उसके ऊपर हमारा इमेज आ जाता है और उसको हम लोग देख लेते हैं, आराम से पता कर लेते हैं कि हाँ वाकई में डिफेक्ट कहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर था। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। पांचवा है, सबसे लास्ट है, जो कि अल्ट्रासाउंड इज यूज टू ब्रेक स्टोन्स फॉर्म्ड इन द किडनीज इनटू फाइन ग्रेन्स। कई बार हम लोग बोलते हैं कि किडनी में स्टोन हो गया, पत्थर हो गया, है ना, कई बार ऐसा हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि किडनी को फाड़ते हैं, फिर उसको स्टोन को बाहर निकालते हैं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हम लोग बेसिकली किडनी में अल्ट्रासाउंड को छोड़ते हैं और वो अल्ट्रासाउंड इतना तेज फ्रीक्वेंसी होता है कि उस पत्थर को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। और वो इतना छोटा टुकड़ा होता है कि हमारे यूरिन के साथ, यानी कि हमारे टॉयलेट के साथ वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। सोचो, हमारा टॉयलेट के एक तरीके से पानी है, तो इतने छोटे टुकड़ों में उसको बांट देते हैं, तोड़ देते हैं कि वो हमारे टॉयलेट के साथ बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब, सोचो, यहाँ पे जो कि पत्थर था पे किडनी में बहुत छोटा छोटा, उसको लिक्विड के रूप में कन्वर्ट कर दिया एक तरीके से, तभी तो लिक्विड के साथ वो बाहर निकल पा रहा है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया था कि किडनी में जो स्टोन हो जाता है उसको हम लोग ब्रेक करते हैं अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करके। तो दीज फाइन ग्रेन्स ऑफ स्टोन्स गेट फ्लश्ड आउट विथ यूरिन। तो हमारा जो यूरिन है, बेसिकली जो हमारा टॉयलेट है, जो पेशाब है, उसी के साथ हमारा ये स्टोन पूरी तरीके से फ्लश आउट हो गया, हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है और हमारा किडनी का जो प्रॉब्लम था वो दूर हो जाता है। इस तरीके से हम लोग अपना पूरा अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल करते हैं। ये आपने 5 एप्लीकेशन देखा। पहले ना 2 टॉपिक और हुआ करता था हमारे इस चैप्टर में, सोनार हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है, चूँकि CBSE इसको हटा दिया है, तो अब आपको नहीं पढ़ना है, यहीं पे हमारा चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म होता है। ठीक है, लेकिन पुराना वाला एनसीईआरटी बुक जिस बच्चे के पास होगा, उसमें आप देखेंगे कि 2 टॉपिक आपका और है, सोनार है एक, और एक आपका इसमें और मिलता है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर, है ना। इसके बाद हमारा ये जाके चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म होता था, लेकिन चूँकि CBSE इन दोनों टॉपिक को हटा दिया है, तो हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे और यहीं पे हमारा चैप्टर क्या होता है, पूरी तरीके से ख़त्म होता है। हाँ, लेकिन एक बात हम यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं, इस चैप्टर का केवल अभी
पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारा बच रहा है वो है न्यूमेरिकल। तो हम लोग अपने बोर्ड पे चलेंगे और न्यूमेरिकल इसका 4-5 हम लोग कर लेते हैं। एक बेसिक आइडिया आपको दे देते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल बनता कैसे है। पहला बात, इसमें न्यूमेरिकल बहुत कम है और फॉर्मूला भी कम है, तो आराम से हम समझ में आ जाएगा। तो 4-5 न्यूमेरिकल हम लोग इसका बना लेंगे, तो फिर आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा कि कैसा इस प्रकार का न्यूमेरिकल सॉल्व होता है और किस प्रकार का न्यूमेरिकल चैप्टर में आता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने बोर्ड पे और समझते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स को, ठीक है।